जय हिंद फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका कविश आईएएस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है चंदन तिवारी और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही आज हम लोग देखेंगे एफकेट एग्जाम के बारे में, जिसका एग्जाम बहुत पास में आ गया है और आपको पता ही है कि एग्जाम्स होने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे उसकी स्ट्रेटेजी और देखेंगे साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि एफकेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे डील करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। सेकेंड है, in the performance of his official duties, the Attorney General has the right of the audience in all courts in the territory of India. Now the options are given to you. Option A is 1 only, option B is 2 only, option C is both 1 and 2 and D is neither 1 neither 2. मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को करते भी रहिएगा और पहले आप अटेम्प्ट कीजिएगा अपने वहां पर और फिर उसके बाद आप यहाँ पे मैच करके देखिएगा। तो देखिए, बात हो रही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अब आपको पता होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमारे संविधान में दिया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में, और अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल है वो है 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है हमारा 76। वो इस एक संवैधानिक पद है। इसके लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इसकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक जो एक प्रेसिडेंट की नजरों में एमिनेंट जूरिस्ट हो या फिर भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज का काम किया हो या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक वो एडवोकेट का काम किया हो, वो इसके लिए एलिजिबल होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसका जो पोस्ट है वो बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट की इच्छा पर होता है, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे तब उसको हटा सकता है। और यहाँ पर अगर हम लोग एक और चीज देखें, जैसे इससे तो हमारा ये बात तो सही हो जाता है कि यस ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। दूसरी बात ये है कि यस ये भी इसके ही राइट्स में दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी भी कोर्ट में ऑडियंस के तौर पे बैठ सकता है, यहाँ तक कि वो पार्लियामेंट में भी बैठ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में भी। और हालांकि इसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 इज बेस्ट यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स। आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। यूरेनियम 235 के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता है कि यूरेनियम 235 एक बहुत ही क्रिटिकल हमारा रेयर अर्थ मिनरल्स में आता है। यूरेनियम 235 इसके वाइड यूजेस हैं यूरेनियम 235 के। अब ऑप्शंस में देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टू फाइंड द एज ऑफ द रॉक्स, क्या ये एज रॉक्स की एज को पता करने के लिए है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए है। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स, क्या डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स के लिए है। टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, क्या ओशंस की गहराई के लिए है। तो जरा देखते हैं, गौर करते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। लेकिन उसके पहले कुछ यूरेनियम 235 के बारे में जान लेते हैं। तो यूरेनियम 235 क्या है, तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको पता ही है, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं और वो जिनका न्यूक्लियर स्टेबल नहीं होता है, यानी जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है, इनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। और यहां पर देखिए तो उस हिसाब से हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 1, टू फाइंड आउट द एज ऑफ द रॉक्स। बट आपको पता होगा कि यूरेनियम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि यूरेनियम क्या होता है। हम लोग को सुनते ही हमारे दिमाग में नाम आता है कि ये यूज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स में। न्यूक्लियर बॉम्ब्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी एटम बॉम्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी में, यानी बिजली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट बहुत कम लोगों को पता है कि हमारी अर्थ की एज कितनी है, यानी हमारी अर्थ जो है वो कितनी पुरानी है। इस चीज का पता लगाने के लिए भी हम लोग यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। इसका हाफ लाइफ है
4 मिलियन ईयर्स इसका हाफ लाइफ है। आपको मालूम होगा एज निकालने के लिए हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स देखते हैं और कौन कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में पहला देखिए आपने सुना होगा C14 कार्बन 14। ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये कहां पर होता है, किस चीज के लिए पता करने के लिए होता है, ये होता है पता करने के लिए अबाउट द एज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की एज पता करने के लिए होता है कि वो जानवर या वो पौधा कितने साल पहले मरा था, उसका एज फाइंड आउट करने के लिए होता है। और इसका हाफ लाइफ होता है 5730 ईयर्स। कार्बन 14 इसी तरह से होता है सोडियम 24। सोडियम 24 का इस्तेमाल होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर ब्लड जो है वो पूरी तरह से सर्कुलेट कर पा रहा है कि नहीं पूरी बॉडी में, इस चीज का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन, हाँ आयोडीन का भी आइसोटोप है, आयोडीन 131। इसका इलाज किया जाता है गोइटर। गोइटर एक बीमारी है, आपको पता होगा। तो गोइटर जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही है कोबाल्ट। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। कोबाल्ट 60 इसका इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है कोबाल्ट 60 का। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। द क्वेश्चन नंबर 3 इज कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ टू कमांड द इंडियन एयरफोर्स, यानी इंडियन एयरफोर्स का पहला चीफ कौन था। आपको पता है हमारे सेना के अंदर इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों में हमारे जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अधिकारी है इंडियन एयरफोर्स के, उनको मार्शल कहा जाता है। तो पहले कौन थे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे? ऑप्शन में है अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी है सुब्रतो मुखर्जी, ऑप्शन सी है सुरिंदर मेहरा, ऑप्शन डी है स्वरूप कृष्ण कौल। तो देखिए इसका सही जवाब है सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी जो थे ये हमारे भारत के पहले एयर चीफ मार्शल थे और ये भारत के पहले ऐसे चीफ मार्शल बने जिन्होंने पहले किसी फ्लाइट या स्क्वाड्रन का भी लीडर रहे थे। अभी आज के डेट में अगर हम लोग देखें, आज फिलहाल में तो इंडियन आर्मी में अगर हमारे डिफेंस फोर्सेस में देखा जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज के टाइम पर है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये हमारे हैं इंडियन आर्मी के हेड। ऐसे ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं वो है हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, चीफ मार्शल एयर अमरप्रीत सिंह। और जो हमारे नेवी यानी नेवल यानी जो हमारे नेवी के जो इस वक्त हेड हैं उनका नाम है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। राष्ट्रीय राइफल इज करेंटली डिप्लॉयड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज द लद्दाख। दूसरा स्टेटमेंट है पर्सनल्स इन दिस यूनिट आर अपॉइंटेड फ्रॉम सेलेक्टेड रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो देखिए 2 स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है ना, और इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे हमको आंसर करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर सही होगा। तो देखिए
आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में पूछ रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स, आपको पता है राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो इंडियन आर्मी, हमारे डिफेंस का एक बहुत ही अहम अंग है और इसको बनाया गया है 1990 में। 1990 में जब राष्ट्रीय राइफल्स को पहली बार बनाया गया था तो उसके अंदर टोटल थे 6 बटालियंस, 6 बटालियंस को मिला करके बनाया गया था। और इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था जो जम्मू कश्मीर में हो रहे इंसर्जेंसी और आतंकवाद और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई थी। और राष्ट्रीय राइफल्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर में भारत के जितने भी यूनिट्स हैं आर्मी के, स्पेशली उन सभी यूनिट्स को जम्मू एंड कश्मीर में डेपुटेशन बेसिस पर कंपल्सरी तो नहीं कह सकते हैं, बट यस वहां पर सर्विस देनी पड़ती है, यानी सभी यूनिट्स आर्मी के सर्विस दे सकते हैं। तो इस बेसिस को अगर देखा जाए तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे इंडियन आर्मी, यानी जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके सभी यूनिट्स आरआर में सर्विस दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेपुटेशन। आइए बढ़ते हैं अब हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कौन सा जो गैस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल नहीं प्ले करता है, यानी कौन सा गैस इसके अंदर है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है CFC, ऑप्शन सी है वाटर वेपर्स एंड ऑप्शन डी है ओजोन। पहले ये जानने से पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अगर ये मान लीजिए कि आपका सरफेस है और ये है आपका अर्थ, अगर हम लोगों ने ऐसे मान लिया एंड दिस इज द सन, ये सन है, तो आपको पता है कि सन से जो लाइट है वो आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है और अर्थ को हिट कर रही है, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन आ रही है इसकी जो वेवलेंथ है बहुत छोटी है, वो इन्वायरमेंट को इजीली पेनिट्रेट कर जाती है और जब वो टकराती है यहाँ पर तो अर्थ से टकराने के बाद वो रेडिएशन हो जाती है, यानी ये आती है शॉर्ट, इसकी वेवलेंथ है शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होती है इसकी, और जब अर्थ से टकराती है वो लाइट और ऊपर जाती है तो ये हो जाती है टेरेस्टेरियल रेडिएशन। टेरेस्टेरियल रेडिएशन इसको कहा जाता है, टेरेस्टेरियल रेडिएशन इसको कहा जाता है। और इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है बड़ा, यानी लॉन्ग वेवलेंथ होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को अगर पेनिट्रेट करके नहीं जा पा रही है, नहीं जा पा रही है क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। यानी कुछ कुछ गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही हैं। जैसे यहां पर क्या होता है, आमतौर पे यहां पे ना CO2 का, यानी कि CO2 की कवरिंग आ गई है, CO2 उसको रोक देता है, उसको स्पेस में नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो गर्म होते जा रही है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एक जरूरी फिनोमेना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए। ग्रीन हाउस अगर इफेक्ट नहीं होगा तो हमारी अर्थ एकदम ठंडी हो जाएगी। बट अभी क्या हो रहा है कि CO2 की मात्रा इतनी बढ़ गई है हमारे इन्वायरमेंट में कि हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म होते जा रही है, यानी कि वो डे बाय डे देखिए तो एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिनोमेना होते जा रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा दे रही है, तो उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो ग्रीन हाउस गैस आपका CO2 है, ग्रीन हाउस गैस आपका मीथेन है CH4, ग्रीन हाउस गैस आपका वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस में आता है, वाटर वेपर वो भी बढ़ाता है, ठीक है। और फिर ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपका HFC है, CFC है, SF6 है, ये सब है। इसके अलावा आपका ग्रीन हाउस और भी बहुत सारे गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस में, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो अगर इन सारे ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी नाइट्रोजन ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा नहीं देता है, बाकी ये सारी की सारी जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैस हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6।
नेम द फेमस वॉरियर बेगम फ्रॉम द प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध हु फॉट द ब्रिटिश एज अ पार्ट ऑफ द 1857 म्यूटनी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन है आपका 1857 के रिवॉल्ट से। 1857 का रिवॉल्ट है ना, इसको कुछ लोग रिवॉल्ट बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि वीडी सावरकर थे, उनका कहना था कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा कई लोगों ने, ठीक है। और ये व्यापक रूप से इंडिया में चारों तरफ उस वक्त फैल गया था। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ये वो वॉरियर बेगम कौन थी, ठीक है। तो होता क्या है कि 1856 में जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके राज्य से हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको हटा दिया जाता है और इनके राज्य पर कब्जा कर लिया जाता है। मिस गवर्नेंस और करप्शन का आरोप लगा करके अंग्रेजी हुकूमत इनकी राज्य को हड़प लेती है और इसके बाद इनका राज्य इनसे छीन जाता है, जिसको लेकर के इनके मन में भी एक विद्रोह था और उसी विद्रोह को जारी किया था उनकी बेगम ने और उनका नाम था बेगम हजरत महल। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में रिवॉल्ट किया, लड़ाई किया और संघर्ष भी किया। बाद में ये नेपाल चली गई भाग करके। जब 1857 का रिवॉल्ट जब फेल्ड हो गया तो बाद में वो नेपाल चली गई और बाद में 1879 में उनकी डेथ हो गई। 1879 में उनकी डेथ हो गई। तो बेगम हजरत महल जो थी, शी वॉज द वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह। Now let's look at some of the important events that took place in 1857 और इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आज और एफकेट में तो बिल्कुल ही आएंगे। जैसे न्यू दिल्ली में 1857 के रिवॉल्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था, किसके कमांड में लीडरशिप थी? तो न्यू दिल्ली में जो थे वो थे हमारे बहादुर शाह जफर। आपको मालूम होगा बहादुर शाह जफर जो थे, इन्हीं के कमांड में पूरा का पूरा म्यूटनी हो रहा था। और एक्चुअल में देखो बहादुर शाह जफर तो लड़ाई कर नहीं रहे थे, लेकिन इनके सेनापति लड़ाई कर रहे थे और उनका नाम था बख्त खान। तो बख्त खान के अंडर में ही सब कुछ था और यही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे और जो अंग्रेज इनके खिलाफ लड़ाई कर रहा था उसका नाम था निकोलसन एंड हडसन। ऐसे ही न्यू दिल्ली के बाद अगर मैं बात करूं आपका झांसी में, तो झांसी में कौन इसका लीडरशिप 1857 रिवॉल्ट का कौन संभाला हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनके खिलाफ जो अंग्रेज लड़ाई कर रहा था उसका नाम था जनरल हुरोज। और हुरोज जो था कैप्टन हुरोज, उसके खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई कर रही थी। सिमिलरली कानपुर में जिन्होंने नेतृत्व संभाला था उनका नाम था नाना साहेब और इनके सेनापति जो थे यानी कमांडर इन चीफ, उनका नाम था तात्या टोपे। और कॉलिन और कैंपबेल के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे। उस वक्त जो अंग्रेज जो कानपुर में इनके खिलाफ लड़ाई हो रही थी। इसके अलावा बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में एक जगह है आरा जगदीशपुर, वहां से थे वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह थे, वो नेतृत्व संभाल रहे थे। ऐसे ही प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज में लियाकत अली इसकी बागडोर संभाल रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद होना चाहिए, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये आंसर होगा बेगम हजरत महल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर डैश। यानी प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस तरह के सवाल एफकेट्स में बहुत आते हैं। एफकेट में प्लानिंग कमीशन आप जरूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चंस एफकेट में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं ये प्लानिंग कमीशन ये क्या था। ठीक है, पहले तो बात करते हैं ये प्लानिंग कमीशन क्या था। तो प्लानिंग कमीशन क्या था, तो देखिए प्लानिंग कमीशन जो था वो सेटअप हुआ था 1950 में। ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बनाया गया है, कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बनाया गया है, इसको कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बनाया गया है इसको। उस वक्त के हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी बदौलत इसका गठन हुआ है प्लानिंग कमीशन का। और ये जो है उस वक्त का यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया, वहां से इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन ये 5 साल तक के लिए चलता था, 5 साल तक के लिए अपने ये प्लानिंग कमीशन और रिकमेंडेशंस और डेवलपमेंट के कार्य करता था ये 5 सालों के लिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग कमीशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट यानी पहला प्लानिंग कमीशन कब चालू हुआ था, वो हुआ था आपका 1951 से 56 के बीच में, जिसको बोला जाता है हैरोल्ड डोमर मॉडल। और ये जो पहला जो प्लानिंग कमीशन था ये बेसिकली एग्रीकल्चर पे रिलेटेड था, यानी कि हमारे देश में जो कृषि है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको सेटअप किया गया था। जो दूसरा था वो था आपका 1956, ठीक है, 56 से 61 के बीच में था। और ये जो था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस उनके नेतृत्व में बनाया गया था। पीसी महालनोबिस एक भारत के सब बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे और ये जो था ये प्राइमरीली इंडस्ट्रियल चीजों पे फोकस था। जो थर्ड था वो था 1961 से 66 के बीच तक चला है और इसको बोलते हैं गडगिल योजना, गडगिल योजना या गडगिल प्लान, गडगिल योजना या गडगिल प्लान बोला जाता है। ये पूरी तरह से फेल हो गया था, ये पूरी तरह से फेल हो गया था बिकॉज इसी टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई, इंडिया चाइना का लड़ाई और इंडिया में बहुत अकाल का सिचुएशन, और जिसकी वजह से ये फेल हो गया। बाद में हमारा आप देखेंगे कि फिर यहां पर आया था प्लान हॉलीडेज, प्लान हॉलीडेज आया था। कब से कब चला है वो, 1966 से 69 तक चला है प्लान हॉलीडेज, ठीक है। इसके अलावा रोलिंग प्लान भी था। रोलिंग प्लान कब कब आया है, तो रोलिंग प्लान आया है आपका 1978 से लेकर के 80 तक, ये आपका रोलिंग प्लान चला है। एनुअल प्लान्स भी आए हैं, एनुअल प्लान्स, एनुअल प्लान्स जो रहे हैं वो 1991 से लेकर के 2 तक चला है। ये आपका चला है 2 साल के लिए, 1991 और 1992, ये भी 2 साल तक के लिए रहा है। तो ये 3 है। इसके अलावा आपको ये जानना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन टोटल कितने थे, तो टोटल 12 थे। उसके बाद फिर मोदी सरकार आ गई और उसका नाम, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम हो गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब से नीति आयोग हो गया है इसका नाम हो गया है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल दिया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग रोट ऑडिसी, यानी ऑडिसी नामक किताब किसने लिखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर ये जो ऑडिसी जो बुक देख रहे हैं आप ना, ये एक बहुत ही एंशिएंट बुक है ऑडिसी, ठीक है। और ये जितने भी राइटर्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शंस में, हम्मुराबी है, हिपोक्रेटस है, होमर है एंड हेरोडोटस है। तो ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको, तो इसमें इसका सही जवाब होगा होमर। एक्चुअली में जो होमर था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, होमर। होमर ने
एक्चुअली में दो बुक्स लिखी हैं, एक तो इलियड लिखा है और दूसरा लिखा है ओडिसी। ओडिसी ये दोनों की दोनों बुक्स जो हैं ये बहुत ही पुरानी बुक हैं। होमर के बारे में कहा जाता है कि वो अंधे थे, ब्लाइंड थे। अब ये तो रूमर है कि क्या सच्चाई है इसके बारे में कोई जानता नहीं है, बट ये जो इलियड बुक है इसको आप जरूर जानते होंगे ट्रोजन वॉर के नाम। अकीलीस का एक महान योद्धा था, अकीलीस ग्रीस का, और ट्रोजन वॉर, ठीक है, एक ब्रैड पिट की मूवी भी बनी है, ठीक है, इसी के ऊपर बहुत फेमस, ट्रोजन वॉर के ऊपर। और ओडिसी नामक जो बुक थी ना, ये एक वॉरियर की कहानी है, ओडेसियस की, जब वो लौट करके घर वापिस आ रहा था तो उसकी कहानी है ये। तो ये बात थी होमर की। होमर बहुत पुराने राइटर है एंशिएंट ग्रीक के। नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी जो था वो 1792 से लेकर के 1750 बीसी तक ये बेबीलोन का किंग था, बेबीलोन का राजा था हम्मुराबी, ठीक है। ऐसे ही हिपोक्रेटस कौन थे? तो हिपोक्रेटस एक फिजिशियन, मेडिसिन प्रैक्टिशनर थे, कह सकते हैं आप डॉक्टर थे एक तरह से, ठीक है। कहां के? तो ग्रीक के हिपोक्रेटस, ठीक है। ऐसे ही हेरोडोटस कौन थे? तो हेरोडोटस के बारे में आप जानते होंगे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत फेमस और पहली बुक लिखी थी इतिहास की, ठीक है, और उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका। हेरोडोटस वॉज बोर्न ऑन 484 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने, हेरोडोटस ने ही कहा था कि नाइल इज द इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल, ठीक है। सो ये इनके बारे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन इंडिया द इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, यानी भारत में महंगाई कैसे मेजर की जाती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स और नेशनल इनकम डिफ्लेशन। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। महंगाई कैसे मेजर किया जाता है इंडिया में? चलिए आइए देखते हैं महंगाई पहले होता क्या है। महंगाई वो सिचुएशन है जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, है ना, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन भारत में कैसे मेजर किया जाता है? तो देखिए, इन्फ्लेशन भारत में मेजर किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या होता है? तो देखिए, दो चीजें हैं, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो सामान थोक में खरीदते हैं। थोक में खरीदने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा सामान खरीदते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं वो लोग। तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि उनको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। उनको सामान अगर सस्ते दाम पे मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि उनके लिए महंगाई कम है, ठीक है। तो यानी WPI जो होता है वो बेसिकली मेजर करता है होल चीजों के ऊपर, बल्क चीजों पे, बल्क आइटम पे, बिजनेस टू बिजनेस को देखता है ये। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये आम जनता जो सामान खरीद रही है, जो रोजमर्रा के आइटम खरीद रही है, खाने के, है ना, खाने के हो गए, क्लोथ्स हो गए, या फिर दवाइयां हो गई, तो उनके ऊपर, यानी ये रिटेल को फोकस करता है। ये रिटेल वैल्यू बताता है, खुदरा मूल्य बताता है कि खुदरा मूल्य में महंगाई बढ़ रही कि घट रही है, उसको बताता है। तो हमारे भारत में CPI को ही चूज किया गया है, CPI कंबाइंड को चूज किया गया है 2014 के बाद से। यानी हम लोग, हमारे इंडिया में इसी को आधार मान करके इन्फ्लेशन देखा जाता है। अगर यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हम लोग इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ मानेंगे उसको। आइए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हेन दिल्ली वाज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दिल्ली को भारत का राजधानी कब बनाया गया? ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि भारत के बहुत सारे राजधानी रही है, समय समय पर इंडिया के कैपिटल्स बदलते रहे हैं। एक समय था कि इंडिया का कैपिटल पाटलिपुत्र भी हुआ करता था, पटना में जो है, फिर उसके बाद कैपिटल कोलकाता में आया, है ना। तो दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका 1911 में, 1911 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो आइए जरा जानते हैं कि कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए, पहले इंडिया का जो कैपिटल था वो था कोलकाता,
यानी अंग्रेजों के टाइम पर जो हमारा कैपिटल था वो कोलकाता हुआ करता था। और ये कोलकाता कब बनाया गया? 1686 1686 में बनाया गया था। और कोलकाता शहर को बनाया था जॉब चारनॉक ने। जॉब चारनॉक ने बनाया था, ठीक है। और जब अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई उस वक्त कोलकाता राजधानी नहीं था, उस वक्त मुर्शिदाबाद हुआ करता था राजधानी। तो कोलकाता को जो कैपिटल बनाया गया है वो बनाया गया 1772 से। 1772 में कोलकाता को राजधानी बनाया गया। पहले राजधानी वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। और कौन बनाया? तो इसको बनाया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, आपको पता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इन्होंने ही बनाया 1772 में कोलकाता को राजधानी। अब 1772 से लेकर के 1911 तक, यानी 1911 तक ये कोलकाता ही देश की राजधानी थी। और ये जो 1911 में दिल्ली को जो कैपिटल बनाया गया है, ये बनाया गया था, एक दिल्ली में दरबार लगाया गया था, उसको बोला जाता है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार लगाया गया था। उस दिल्ली दरबार में जो मेन चीफ गेस्ट थे वो थे हमारे इंग्लैंड के जॉर्ज फिफ्थ, जो वहां के राजा थे जॉर्ज फिफ्थ। और इन्होंने ही प्रोक्लेम करके दिल्ली को शिफ्ट कराया, कैपिटल को शिफ्ट कराया फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन 1911। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नोन एज, यानी कि सन, आपको पता है सूर्य, सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? कोरोना। ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन बी है फोटोस्फीयर, ऑप्शन सी है क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन डी है ग्रेन्यूल्स। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि क्या उसके भी लेयर होते हैं। तो देखिए सन के भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। जैसे हमारे अर्थ पे है ना, अर्थ के नीचे होता है क्रस्ट मेंटल कोर, ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर, सेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे करके बहुत सारे फेयर होते हैं। ऐसे ही सन में भी बहुत सारे लेयर्स हैं। अगर हम लोग ब्रॉडली बात करें तो देखो सन के भी क्या क्या लेयर्स होंगे। तो सन को अगर हम लोग देखें तो सन के लेयर्स को हम लोग ब्रॉडली दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इनर लेयर, और एक हम लोग बात कर सकते हैं आउटर लेयर। इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर में देखो तीन होते हैं, कोर, दूसरा होता है रेडिएटिव, कोर रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन। आउटर लेयर में भी तीन होते हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोरोना। ठीक है, तो अब आधे लोगों को तो आंसर मालूम चल गया होगा कि क्या इसका आंसर है। इसका आंसर कोरोना होने वाला है, पर आइए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोर वो है जो किसी भी जो स्टार होता है उसके सबसे अंदर का पार्ट, यहाँ पे टेम्परेचर होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यहीं पर होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें दो हीलियम एटम्स जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं और हीलियम बनता है, और साथ में निकलती है बहुत सारी ऊर्जा। तो वो यहीं पे कोर पे होता है। रेडिएटिव जोन होता है जहां पर ऊर्जा, जो रेडिएशन होती है वहां से बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर आती है। कन्वेक्टिव जोन होता है जहां पे कन्वेक्शन करंट काम करते हैं। आउटर लेयर तीन लेयर से मिला के बनती है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। फोटोस्फीयर वो सतह है जिसको हम लोग देखते हैं, जो हम लोग अपने आंखों से कभी सन को देख रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम लोग को जो लेयर नजर आ रहा होता है सन का, वो है फोटोस्फीयर। यही वाला हिस्सा हम लोग देख रहे होते हैं। यहां पर भी टेम्परेचर अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फीयर का भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट यही होता है। और कोरोना जो है ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है सन का कोरोना। कोरोना सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और इसका कोई बाउंड्री है ही नहीं, कहां तक ये फैला है इसका कोई बाउंड्री नहीं है। इसका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोना। कोरोना ही हमारा सही जवाब होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, ऑप्शन ए है अग्नि 2, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है धनुष, ऑप्शन डी है निर्भया।
अब निर्भय है कि कौन सा है देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, सबसोनिक ही क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसोनिक मतलब वो हुआ जो साउंड की रफ्तार से कम चले, यानी साउंड की रफ्तार को अगर हम लोग अपना बेस मानते हैं, है ना, आपको पता है साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड एयर में इसकी स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड रफली। तो इससे जो भी ज्यादा, यानी साउंड की स्पीड से कोई भी चीज अगर ज्यादा चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक। और अगर साउंड की स्पीड से कम चलता है कोई चीज तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक। ठीक है, और सुपरसोनिक स्पीड को हम लोग मैक नंबर्स में काउंट करते हैं, मैक नंबर में काउंट करते हैं। अगर मैक नंबर मोर देन 5 हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। अगर 5 मैक से उसकी रफ्तार ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो अब इसमें पूछ रहा है कि सबसोनिक, इंडिया का पहला सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा होता है। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल ये भी देख लेते हैं कि कौन से मिसाइल होते हैं। देखो मिसाइल भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल ऐसा होता है कि अगर ये अर्थ है, ये अर्थ की स्फीयर है, मान लो ऐसे करके, ठीक है, ये अर्थ है और ये इसका आउटर एटमॉस्फेयर है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होगी, अगर वो चलेगी बैलिस्टिक मिसाइल, यहां से अगर आपने फायर किया है तो वो पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आके गिरेगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल के लक्षण है इस तरह से। बट क्रूज मिसाइल ऐसे नहीं चलता है। क्रूज मिसाइल अगर आपने यहां से छोड़ा है तो सीधे सीधे नीचे से रहेगा, वो जमीन से कम ऊंचाई पर उड़ता है क्रूज मिसाइल, वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊंचाई पर जाता है, जिसकी वजह से ये रडार में आ जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल रडार में आ जाता है और क्रूज मिसाइल रडार में नहीं आता है, इसीलिए ये मिसाइल ज्यादा खतरनाक होती है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन में वापस लौटते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अग्नि 2, ऑप्शन ए अग्नि 2। अग्नि 2 क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। और अब तो इंडिया ने अग्नि 5 भी बना लिया है। अग्नि 5 क्या है, एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता है 5500 किलोमीटर, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हम लोग मार कर सकते हैं इससे, अग्नि से। अग्नि हमारे इंडिया की सबसे लंबी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी अलग अलग होती है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। फिर ये धनुष क्या है, धनुष नेवी में यूज करने वाला मिसाइल है। ये शिप टू शिप मार करती है, यानी ये भी एक तरह का सरफेस टू सरफेस ही है ना, नेवी में इस्तेमाल की जाती है मिसाइल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा निर्भय। निर्भय जो है ये इंडिया का पहला सबसोनिक क्रूज मिसाइल था, तो सही जवाब हो गया निर्भय। आपको पता है इंडिया का एक और मिसाइल है जो बहुत ही घातक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है ब्रह्मोस, और ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया है, ब्रह्मोस का, जिसने पाकिस्तान में बहुत तहलका मचाया। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए, विच आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया, यानी भारत का सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है, भारत का सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है। आइए देखते हैं कौन सा सबसे पुराना माउंटेन है। तो देखिए अगर मैं एक मैप बनाऊं, यहां पर एक रफ मैप बनाता हूं मैं इंडिया का, अगर एक इंडिया का एक रफ मैप हम लोग बना के देखते हैं तो जी चीज ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, अगर मैंने एक इंडिया का एक रफ मैप बना लिया है और अब हम लोग देखेंगे कि कहां पर क्या क्या लोकेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न घाट की, कि क्या ये पुराना है। तो देखिए वेस्टर्न घाट यहां पर है, ये पूरा एरिया वेस्टर्न घाट का एरिया है, साउथ ऑफ तापी,
यानी तापी नदी के नीचे से लेकर के कन्याकुमारी तक का पूरा इलाका ये आता है वेस्टर्न घाट में। और वेस्टर्न घाट जो है ये भी 2-3 भागों में बटा हुआ है। जैसे यहां से इसके ऊपर के एरिया को हम लोग कोंकण कहते हैं, नीचे के एरिया को मलाबार कहते हैं, है ना। और वेस्टर्न घाट जो है इसकी सबसे ऊंचाई पर यानी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है अनाईमुडी, अनाईमुडी, जिसका लेंथ है, सॉरी ऊंचाई जो है इसका है 2695 मीटर अनाईमुडी की। ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे के पूरे साउथ इंडिया में कहा जाए तो वेस्टर्न घाट। ऐसे ही सतपुरा, सतपुरा क्या है तो सतपुरा देखिए यहां पर आपका विंध्यन माउंटेन है और यहां पर है आपका सतपुरा, इन दोनों के बीच से बहती है आपका नर्मदा नदी, तो ये सतपुरा है। सतपुरा, सतपुरा का मतलब हुआ 7, यानी 7 माउंटेन रेंजेस को मिला, 7 माउंटेन रेंजेस को मिला करके बना है। 7 में आता है मैकाल, महादेव, राजपीपला, गवली गढ़, ऐसे करके 7 माउंटेन रेंजेस हैं। और इसकी सबसे ऊंचाई जो सबसे हाईएस्ट पीक है सतपुरा की वो है धूपगढ़, धूपगढ़ है, धूपगढ़ है जो सबसे हाईएस्ट चोटी है और ये है आपका महादेव हिल्स में लोकेटेड है। इसी की तरह देखिए ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट यहां पर है, ठीक है। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में टूटा हुआ है, फ्रेगमेंटेड है। और इसकी सबसे ऊंचाई जो चोटी है वो है आपका जगा दीघा, ठीक है। या और एक और ऊंचाई चोटी भी है महेंद्रगिरी, दोनों ही है। और हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है अरावली। अरावली कहां से कहां तक है तो चंपानेर, ठीक है, गुजरात में एक जगह है चंपानेर, चंपानेर गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है, यानी चंपानेर गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। हमारा जो आज का राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर्वत पर ही बना हुआ है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर है जो सबसे हाईएस्ट पीक है। गुरु शिखर कहां पर लोकेटेड है, माउंट आबू में, माउंट आबू में लोकेटेड है गुरु शिखर। और अरावली कितने साल पुरानी है, 1.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 1.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। ये भी एक तरीके का फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, लेकिन अब तो ये इरोडेड हो चुका है, इरोजन का शिकार बन चुका है और अब घट चुका है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे 14th नंबर क्वेश्चन की। 14th नंबर क्वेश्चन है द बेफोर्ट स्केल इज यूज्ड टू मेजर, यानी बेफोर्ट स्केल जो है उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं। तो देखते हैं, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही आंसर आपको। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बेफोर्ट स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आंसर होगा गलत। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर का, बैरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन्स ये भी इस्तेमाल नहीं होता है, एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट और भी मेथड्स हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किससे मेजर किया जाता है तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। और एक और स्केल भी है, एक स्केल पे भी मेजर होता है, उसका नाम है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है कि उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, उस अर्थक्वेक के अंदर कितना पावर भरा हुआ था, ये मेजर होता है हमारा सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग बेफोर्ट स्केल का इस्तेमाल करते हैं और इसका आविष्कार किया था फ्रांसिस बेफोर्ट ने ही इसका इस्तेमाल किया था, उन्हीं के नाम पर है बेफोर्ट स्केल। तो विंड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 15th नंबर का क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, यानी विटामिन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा ही आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह का सवाल है जो हर बार आपसे पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले इसके ऑप्शंस पे गौर कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। क्या रेटिनॉल का जो केमिकल नेम है क्या विटामिन सी का है, डी का है
या विटामिन ए का है या बी का है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि विटामिन के अलग अलग केमिकल नाम्स कौन कौन से हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले विटामिन ए से, यानी विटामिन ए। देखिए विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ठीक है, जो विटामिन है इसकी जो खोज थी, डिस्कवरी थी, विटामिन की खोज जो डिस्कवरी हुई है वो किया है फंक ने। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फंक, उन्होंने इसकी खोज की है। और रेटिनॉल, तो देखिए रेटिनॉल हमारा क्वेश्चन में भी है कि रेटिनॉल केमिकल नेम किसका है, तो रेटिनॉल है विटामिन ए का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग बाकी भी देखेंगे, तो आइए देखते हैं। ऐसे ही विटामिन बी, विटामिन बी में क्या है, बहुत सारे विटामिन हैं, एक एक करके देख लेते हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी1 को कहा जाता है थायमिन। विटामिन बी को कहा जाता है थायमिन, और इससे हो जाता है जो बीमारी उसको बोलते हैं बेरी बेरी। ऐसी रेटिनॉल से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। फिर उसके बाद आता है विटामिन बी2, वो उसका नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन है। ऐसी ही विटामिन बी5, इसका नाम है पेंटोथेनिक। और विटामिन बी12, इसका नाम है कोबालामीन। कोबालामीन यानी रक्त की कमी या फिर एनीमिया, उसमें विटामिन बी12 की कमी से वो रोग हो जाता है। ऐसे ही विटामिन सी, और विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी जो है उसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे होने वाली बीमारी जो है वो आपका स्कर्वी या फिर मसूड़ों में दर्द या फिर खून निकलता है। विटामिन डी, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, और विटामिन डी से तो आपको मालूम है बोन्स यानी रिकेटस, बड़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, फर्टिलिटी लूज हो जाता है अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो। और लास्ट हमारा विटामिन है विटामिन के, इसका नाम है फिलोक्विनन, फिलोक्विनन। और इससे होने वाली बीमारी का नाम है ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून का थक्का, खून का थक्का नहीं बन पाता है, ब्लड क्लॉटिंग में इसका हेल्प करता है ये। तो ये हमारा विटामिन था, और हम लोगों ने जाना कि सारे विटामिन कौन कौन से हैं और उसके विटामिन के केमिकल नेम कौन कौन से हैं। आई होप आप इसी तरह से अपना रिवीजन और प्रिपरेशन करते रहेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए, और आप लोग इसी तरह से रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।